बसपा ने अपने कैंडिडेट उतारे, चंद्रशेखर ने अपने कैंडिडेट उतारे। और बसपा और चंद्रशेखर के साथ आदमी कौन है बताएं, सोचें। केवल और केवल चमार, केवल और केवल चमार है, दूसरे लोग कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। चमार, यादव और जाट, तीन ऐसी कौम है जो बीजेपी को वोट देना नहीं चाहती है। वोट देना जो चमार है, क्या बीजेपी को वोट दे के राजी है लोग? तो उन्होंने क्या किया कि इनके सामने चमारी खड़े कर दो, थोड़ी थोड़ी को 1000 तोड़ ले, कोई 2000 तोड़ ले, कोई 3000 तोड़ ले, उसका फायदा किसको जाता है? और एक एमपी बनने से कोई लंका टूट जाएगी? सारे गुरु रविदास मंदिरों को आरएसएस के अड्डे बन चुके हैं। और वो क्या कहते हैं, आप सारे लोग जो ना, हमने बसपा को वोट दिए, सबने, हमने हाथी वाले को सबको वोट दिए, सबने, हमने आज तक शायद बसपा को ज्यादा वोट दिए। लेकिन एक बात कहूंगा, एक बात कहते हैं कि बाबा साहब कहते थे कि कांग्रेस का 54 का मेंबर भी मत बनना। ये बड़ी बात उड़ाई जा रही है, आप इस पर रिसर्च करना, मैं वो नहीं कहता। तो वो क्या कारण था? बाबा साहब की अपनी पार्टी थी, कांग्रेस की अपनी पार्टी थी, दोनों ही खड़े थे। तो कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया, बाबा साहब हार गए। उसमें कांग्रेस को हराने वाला क्या मामला था भाई? दो पार्टियां थी, दो पार्टी, रिसर्च करना फिर बहस करना मेरे साथ। दो पार्टियां थी, एक बाबा साहब की पार्टी थी, एक जो है कांग्रेस की पार्टी थी, जिसमें उसका गाय और बछड़ा का निशान होता था कांग्रेस का। तो उसमें आप ये देखना कि जब कांग्रेस का एमपी बनाया तो उसमें बाबा साहब हराने की कौन सी बात थी भाई? दूसरा, जो संविधान कमेटी के जो बाबा साहब को चेयरमैन बनाया, प्रेसिडेंट बनाया, किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। और उसके बाद बाबा साहब को लोकसभा में ले जाकर मंत्री किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। लॉ मिनिस्टर किसने बनाया? लेकिन इतना जरूर है कि उसमें हम सोचे कि सारे काम कर दिए, ऐसा नहीं है। गुरु रविदास जी को नमन करते हुए, सभी महापुरुषों का नमन करते हुए, और हमारे सभी जो बैठे हुए जो मेरे आदरणीय हैं, पिता तुल्य हैं, मेरे भाई हैं, बच्चे हैं, उनको भी मैं नमस्ते करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने इस भाई को इतना प्यार दिया। मैं केवल गुरु जी का आशीर्वाद लेने आया था। शाम को चोपड़ा जी वगैरह, कपूर जी वगैरह गए थे, तो मैंने कहा मैं मंदिर में आना चाहता हूं। तो क्योंकि मैं कोई भी काम करने से पहले अपने महापुरुषों के दरबार में जाऊं और अपनी गलतियों का एहसास करूं कि जिंदगी में अगर कोई गलती हुई है तो उसको माफ करके आगे बढ़ूं। आप लोगों ने जो बातें कही हैं बिल्कुल सही हैं, आपने मेरी की प्रशंसा भी ज्यादा करी है। लेकिन गांव में अगर एक छोटा सा उदाहरण, जो पानी नहीं भरने दिया जाता था, मटके, एक मटके को भरने के लिए 10-10 मटके भरते थे, उसके लिए वहां से एक संघर्ष जारी हुआ। और देखा कि हमें ऐसा क्या इंसान है, मॉनिटर होते हुए भी अलग मटका देखा, क्लास में मॉनिटर था वो भी अलग देखा, और उसके बाद पानी नहीं भरने दिया जाए तो अलग कुआं खोदा। मेरे फादर साहब ने भैंस बेची और भैंस बेचकर कुआं अलग से खोदा, सब जातियों के लिए चालू किया। वहां से क्रांतिकारी हुई। और दूसरा, उसके बाद एक परण किया, और परण करने के बाद मुझे अपनी एक ऐसी बीबी मिली जो समाज के काम करने में कभी रुकावट नहीं डाली। अपने साथ अनेकों मीटिंगें करी, और उस मीटिंग में केवल एक महिला होती थी। आज तो फिर भी 4-5 महिलाएं हैं। एक महिला होती थी, मेरे साथ होती थी। जैसे प्रभु दयाल जी ने कहा, ये सच है बात, मैंने काम किया। ठीक है कि मेरे सचिवालय में गए, जैसा मेरे से हुआ वैसा मैंने उनको अटेंड किया, जहां जा रहे वहां जो कोशिश की, और तमाम तरह का, चाहे बाबा साहब का लिटरेचर, भगवान बुद्ध का लिटरेचर, आपने देखा होगा कि लाखों प्रतियां हमने बांटी। स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का हमारे संगठन के माध्यम से काफी ब्यूरोक्रेट्स मेरे साथ थे, या आप लोग सभी साथ थे, जैसे धर्मपाल जी ने बताया। सच है कि उस समय हमने काफी संघर्ष किया। ये तमाम संघर्षों का आकलन हुआ, और उस आकलन के कारण ही मुझे आज ये पद मिला। मैं कहूं कि मेरे कारण मिला या मेरे नहीं, आप सभी समाज के सभी साथियों के प्यार से, सभी संघर्ष के कारण से, उन वाइब्रेशन की वजह से, उन प्यार की वजह से, उस संघर्ष की वजह से मुझे इतना बड़ा पद ऐसे नहीं मिल गया, वो पूरे समाज को मिला है। जहां तक मेरी जिम्मेवारी है, मैं
ये चाहता हूं और मैंने प्रार्थना की है, प्रतिज्ञा ली है बाबा साहब की तरह कि मैं अपनी वीआईपी कल्चर मैंने अपना घर में फेंक दिया है और मैं अपना वीआईपी कल्चर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मेरा वीआईपी कल्चर होगा तो संसद में होगा, लोकसभा और राज्यसभा में होगा। वहां मैं, जैसा कि आप उम्मीद करते हैं, जैसे पूरे समाज को, पूरे देश को उम्मीद है, पूरा देश मुझे इन्विटेशन दे रहा है, बधाई दे रहा है। मैं देखा मैंने कि इतना बड़ा करिश्मा, इतना बड़ा परिवर्तन, साथियों अजूबा है ये अजूबा मिला मुझे, जो मैं देख रहा हूं। लेकिन एक भार साथ के साथ सोच रहा हूं कि समाज का इतना बड़ा भार मेरे सिर के ऊपर आया, मैं उसको बहुत ईमानदारी से निभाऊंगा। और उसको निभाने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोगों का सहयोग ये चाहिए कि मेरे जो दरवाजे हैं वो मेरे को एक जाति से मत बांधना। केवल ये मान लो कि मैं चमार हूं तो चमार मेरे पास आएगा। मेरे पास किसी भी जाति और धर्म का भाई आएगा, मेरे दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले होंगे। जहां तक मेरे समाज पर कहीं अत्याचार होगा, आप लोग मुझे बताएंगे, वहां जाने का मौका मिलेगा। जहां मेरे फोन से बात होगी, फोन से करेंगे। जहां लिखने से काम होगा, लिखेंगे। और जहां भी आप लोगों को लगे कि ये काम वहां जाना है, साथियों में कभी पीछे नहीं मुड़ूंगा। मैं डरता नहीं हूं। और ये सारे मेरे सब लोगों के नाम मैंने इसलिए नाम नहीं लिए, सब के जानता हूं मैं, क्योंकि अगर नाम रहेगा तो नाराज हो जाएंगे। मेरे लिए सभी सम्माननीय है। और मैं गुरु घर में ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने किसी की चाय नहीं पी है आज तक। मैंने 1 रुपया रिश्वत नहीं लिया है। अगर कोई भाई हो तो गुरु घर में बैठा हूं, कोई कह सकता है कि मैं आपको 10 रुपए देके ये काम करवा के लाया। ये मैंने कभी नहीं हाथ लगाया इस पैसे का। ये मेरा दिल मानता है, मेरा घर मानता है, मेरा जो है ना वो मानता है। कह सकता है खड़े होके, अभी कह सकता है, उसको ब्याज समेत पैसे वापस दे दूंगा। मैंने नहीं दिया किसी का भी, लेकिन आज मेरे पास कोई कमी नहीं है। दूसरी बात, मेरा रिश्तेदार बैठा है, एक चवन्नी इससे ली हो मैंने, एक कपड़ा मैंने इससे लिया हो, ये बैठा है, ना उम्मीद करूंगा ना और ये मुझे देने गए थे घर में अभी इलेक्शन के दौरान में, पूछो इसको, वापिस दे दिए मैंने। ठीक है, उन्होंने अपना बचपन दिखाया कि मेरे रिश्तेदार का इलेक्शन है, मैं मदद करूं, उसके लिए धन्यवाद करता हूं पूरे समाज में। मैंने नहीं लिया, पूछो बैठे हैं, मुंह के ऊपर बैठे हैं, इससे बड़ा स्पष्टीकरण और मैं दे नहीं सकता। लड़की नहीं है ना उम्मीद भी नहीं है, मुझे उम्मीद भी नहीं करता। इतना जरूर है कि जो बेटी मिली है वो कुछ छोटी मोटी कमियां भी अगर थी तो मेरे घर में जाकर उससे भी ज्यादा मेरे बच्चे की जो कमी थी, जिस बच्चे की वजह से मैं बहुत ही डिप्रेशन में गया था, उस बच्चे ने पूरा किया। आज वो बच्ची मेरी बेटी की तरह है। हमने कभी भी उसको, बेटी को अपने बहू की तरह नहीं माना। दूसरा, साथियों बहुत ज्यादा काम करने के लिए 6 साल है, बहुत बड़ा काम है। आप लोग कभी भी आए, किसी भी समय आए, आपको समय मांगने की आवश्यकता नहीं है। घर जाए, घर में बैठे, इतना बहुत जरूर है, इतनी तनख्वाह भी मिलेगी, इतना पैसा भी मिलेगा कि आप लोगों को घर में आओगे तो रोटी खिला सकता हूं। अगर आओ तो लस्सी का डोलू ले आना, कोई छोटी मोटी और चीज ले आना, वो चीज तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। वो परिसंघ का ना अब भी कहता है, हवा सिंह के पास 60-70 हजार रुपए पड़े हैं, वो कहते नहीं, मेरे तो कोई कहता ही नहीं। हवा सिंह नहीं, दूसरी बात, एक और बात कह रहा हूँ, अपना स्पष्टीकरण भी दे रहा हूँ। मैं परिसंघ में होने के नाते, प्रेसिडेंट होने के नाते, आज तक किसी के पास एक चंदा मांगने भी नहीं गया। मैंने किसी की एक रसीद नहीं काटी है। अगर कोई साथी ये कहे ये काटी, तीन लोगों ने काटी है, काम चलाया तो इन लोगों ने किया, पैसा इकट्ठा किया तो इन लोगों ने किया। मेरी जेब में यह रसीद लेके मैं भी किसी के पास नहीं गया कि अभी आपने मेरे को 200 रुपये पर्ची काटी, नहीं काटी। ये मेरा अपना एक सिद्धांत है। और भाई कोरिया जी मेरे साथ है, डीए थे वहां, पूछो, या सारे साथियों ने बैठा है कि वहां बैठ के सचिवालय में कैसे कैसे लड़ाइयां लड़ते थे। लेकिन अब बड़ी जिम्मेवारी है, इधर उधर का ज्यादा भाषण दूंगा। नेशनल लेवल की जो बातें हैं वो लोकसभा में उठाएंगे। आपकी जो ने जितनी भी, चाहे नौकरियों का मामला हो, चाहे बैकलॉग का मामला हो, या स्पेशल कंपोनेंट का मामला हो, चाहे किसानों की बातें हो, या और कोई भी मामला है जो हमारे हिस्सेदारी की बात, जैसे कि आदरणीय राहुल गांधी जी, मैं यहाँ कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, गुरु जी की बात है। लेकिन आज आपने देखना होगा कि आपके लिए कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है। आज आपको कौन भटका रहा है।
आज सारे गुरु रविदास मंदिरों को आरएसएस के अड्डे बन चुके हैं। और वो क्या कहते हैं, आप सारे लोग जो ना, हमने बसपा को वोट दिए, सबने, हमने हाथी वाले को सबको वोट दिए, सबने, हमने आज तक शायद बसपा को ज्यादा वोट दिए। लेकिन एक बात कहूंगा, एक बात कहते हैं कि बाबा साहब कहते थे कि कांग्रेस का 54 का मेंबर भी मत बनना। ये बड़ी बात उड़ाई जा रही है। आप इस पर रिसर्च करना, मैं वो नहीं कहता। तो वो क्या कारण था, बाबा साहब की अपनी पार्टी थी, कांग्रेस की अपनी पार्टी थी, दोनों ही खड़े थे। तो कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया, बाबा साहब हार गए। उसमें कांग्रेस को हराने वाला क्या मामला था भाई? दो पार्टियां थी, दो पार्टी, रिसर्च करना फिर बहस करना मेरे साथ। दो पार्टियां थी, एक बाबा साहब की पार्टी थी, एक जो है कांग्रेस की पार्टी थी, जिसमें गाय और बछड़ा का निशान होता था कांग्रेस का। तो उसमें आप ये देखना कि जब कांग्रेस का एमपी बनाया तो उसमें बाबा साहब हराने की कौन सी बात थी भाई? दूसरा, जो संविधान कमेटी के जो बाबा साहब को चेयरमैन बनाया, प्रेसिडेंट बनाया, किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। और उसके बाद बाबा साहब को लोकसभा में ले जाकर मंत्री किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। लॉ मिनिस्टर किसने बनाया? लेकिन इतना जरूर है कि उसमें हम सोचे कि सारे काम कर दिए, ऐसा नहीं है। 23 तारीख को राहुल गांधी जी ने इंदिरा भवन में कहा कि 1982 के बाद कांग्रेस ने जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया। राहुल गांधी ने सरेआम इससे ज्यादा लोग थे, समाज के लोग थे, जो बुद्धिजीवी पूरे इंडिया के लोग थे, उनके बीच में कहा और नीली टी शर्ट पहन के आया और सबके सामने जय भीम नमो बुद्धाय बोला, जय गुरु रविदास बोला, यानी तमाम महापुरुषों की बात कही। उसने कही 1982 के बाद कांग्रेस ने जो दलितों के लिए करना चाहिए था वो कांग्रेस नहीं कर पाई। इस वजह से बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। सरेआम अपनी गलती मानी है उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ठीक ढंग से रहती, ठीक ढंग से काम करती, तो शायद बसपा का जो ना उदय नहीं होता। जो आदमी इतना बड़ी बात करता है तो हमें देखना चाहिए। दूसरा, राहुल गांधी जी सरेआम कहता है हिस्सेदारी की बात, हर जगह हिस्सेदारी की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहा है, और कोई कर रहा है? और हिस्सेदारी में देखो, आप जैसे भाई को इतने गरीब तबके से सबसे टॉप पे भेजा है। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? आपका है। पूरे देश में 6 राज्यों में आपके प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए हैं कांग्रेस के। और अभी सभी जो जनरल की बॉडियां हैं उसमें बराबर एससी बीसी माइनॉरिटीज को हिस्सेदारी मिलनी आरंभ कर दी है। और जहां मैं प्रभारी हूं हिमाचल प्रदेश का, मुख्यमंत्री जी मुझे जहां जिस दिन मीटिंग होती तो बात करते हैं, और जब भी वहां लोग अपने लोगों की मीटिंग करता हूं तो वो पूछते हैं कि अभी क्या डिमांड है। अगर आप किसी के पास जाओगे नहीं, ठीक ढंग से बात नहीं करोगे तो आपकी बात कौन सुनेगा? तो इन तमाम चीजों को सोचना होगा। और दूसरे साथियों, हमारे जो लोकसभा के जो मेंबर हैं चंद्रशेखर आजाद जी, आप देखते हो बोलते बहुत बढ़िया हैं, सबको अच्छा लगता है, लेकिन आप सारे पढ़े लिखे लोग हो। लोकसभा में बोलने के बाद जो मेमोरेंडम तैयार होता है, जो एजेंडा तैयार होता है, जितनी बातें हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी बोलते हैं, तो उस एजेंडे पे क्या होता है? जो लोकसभा भाषण दिया जाता है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? आपने बहुत एजेंडे बनाए उसमें जो है विधानसभा में जाने के लिए, तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती? जो लोकसभा में बोला जाता है तो उसके लिए कार्रवाई देखिए आप क्या होता है। जानबूझ के इतना वीडियो में क्यों दिखाया जाता है? रही बात हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, करनाल का जो एमपी जो है ये खट्टर साहब हार रहे थे, बहन जी को किस प्रकार से तारा गया वहां? यानी जानबूझ के बसपा ने अपने कैंडिडेट उतारे, चंद्रशेखर ने अपने कैंडिडेट उतारे, और बसपा और चंद्रशेखर के साथ आदमी कौन है बताएं? सोचें, केवल और केवल चमार, केवल और केवल चमार है, दूसरे लोग कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। चमार, यादव और जाट, 3 ऐसी कौम है जो बीजेपी को वोट देना नहीं चाहती है। वोट देना जो चमार है, क्या बीजेपी को वोट देकर राजी है लोग? तो उन्होंने क्या किया कि इनके सामने चमारी खड़े कर दो, थोड़ी थोड़ी कोई 1000 तोड़ ले, कोई 2000 तोड़ ले, कोई 3000 तोड़ ले, उसका फायदा किसको जाता है? और एक एमपी बनने से कोई लंका टूट जाएगी? आज आप भाई कम से कम आपका 99 तो वो है, और 10-15 राज्यसभा के होंगे, 100 से ऊपर है। अगर 100 से ऊपर एमपी एक साथ बोलेंगे तो क्या होगा? कौन को रिजल्ट नहीं आएगा क्या? इस पर विचार करना मैं आपको कांग्रेस नहीं बना रहा। मेरे मन में आज से
मैंने अपना सारा गर्रा, सारा घमंड, सारी जो मेरे अंदर जो बेकार की चीजें थी, वो मैं त्याग के गुरुजी के पास अरदास करके जाता हूँ कि गुरुजी मुझे कोई भी अहंकार मत आने देना। लेकिन आप लोगों ने भी सोचना होगा, जो ने सोच के देखना होगा, बड़ा दुश्मन कौन है, छोटा दुश्मन कौन है, और आपका आने वाले समय भला कहाँ है। रही बात साथियों जो मेरे विधान इसमें राज्यसभा में जो सपोर्ट करने की बात है, मैं अपने सभी जो सीनियर नेता सबके पास गया हूं, चाहे वो घनजी सरजा जी हो, चाहे जो ने हुड्डा साहब हो, दीपेंद्र जी हो, चाहे सुरजेवाला जी हो, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हो, सबके पास गया और सबने मेरे को बहुत प्यार से अटेंड किया। एक भी मैं मुझे नहीं लगा कि गुटबंदी की बात हो। एक ने भी मेरे को ये नहीं कहा आपने उसके पास नहीं जाना, उसके पास नहीं जाना, उसके पास नहीं जाना, नहीं कहा। और रास्ते में जब जो मामला आया, ये बताना जरूरी है साथियों, रात को हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा पूरी रात मेरे साथ बैठे थे, और बहजी ने भी कई बार टेलीफोन किया, लेकिन कुछ लोग सारे आपस में तोड़ने के लिए उसके बिक गए। ये इंडिविजुअल बिकने वाला मामला है। किसी भी जो हमारे जो नेता ऊपर वाले उनकी तरफ से कोई भी किसी भी एमएलए को ये नहीं कहा कि तूने वोट नहीं देनी करमवीर को। पहले शुरुआत में मैंने जैसे ही मिला, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, कुछ भी था मामला, लेकिन जैसे जैसे मेरी कार्यशैली का पता चला, पूरे देश में विचार चला, पूरे बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उनमें मेरी चर्चाएं चली कि करमवीर कौन है, क्योंकि पूरे देश में जा जाके संगठनों में काम किया, सारे लोग देश के जानते हैं। तब ये सीआईडी जब बीबीसी लंदन ने या पूरे नेशनल टीवी ने कहा कि करमवीर क्या है, तब चीजें सारी बाहर निकल के आई पुरानी बातें। तो जब जाके जो ना हाई लेवल पर कहा कि ये आम आदमी नहीं है, ये काम करने वाला आदमी है। और बीजेपी ने मेरी एक एक फाइल को जो ना निकाला है, चेक किया है, नहीं तो मेरा कैंडिडेट रद्द करने के लिए भी प्लान बनाई थी लोगों ने। और आज जिस प्रकार से हमारी वोट गई है, वो इंडिविजुअल लालच में गई है। किसी भी बड़े नेता ने नहीं कहा ना कि कोई आदमी कह दे वो उसने कहा नहीं, ये लोगों के लालच आई, या तो ईडी सीबीआई या पुलिस के धमकाने से या सरकार के धमकाने से या लालच देने से वो लोगों ने अपना रास्ता भटका है, वो इंडिविजुअल लेवल पर है। और जहां पर 4 वोटों का मामला साथियों, वो 4 वोटों की उनमें किसी की गलती नहीं है। वो सारी जो मिस्टर अग्रवाल था, सीएम था, पूरी की पूरी सरकार विधानसभा में बैठी थी, और जो है गुजरात से मोटा पैसा लेकर आए थे। और क्योंकि तीसरा आदमी उठाने का कारण क्या था, एक बीजेपी का बनना था, एक कांग्रेस का बनना था, यानी सरेआम जो वोट चोरी, एक आदमी की एक वोट चोरी अलग होती है, ये तो एमएलए की चोरी है जो कम से कम 2 लाख वोटों की चोरी। सरेआम मिस्टर अग्रवाल ऐसे काट रहा जैसे भेड़ बकरी काटते हैं, जैसे सब्जी काटते हैं, 1 मिनट में कैंसिल। 4 बार ठीक करी, मेरी ठीक वाली टोकरी में रखी, फिर उठा ली, फिर चर्चा करी कृष्ण बेदी ने। शासक कृष्ण बेदी का वो रोल था, मैं कहता हूं कि उसके क्या मुमकिन बातों से मैं उसका जो है वो करूं, बहुत ही गंदा रोल था उस आदमी का, तानाशाह रवैया था। तो हमने कहा मिस्टर बेदी तू कैबिनेट मंत्री जरूर है, लेकिन फील्ड में जाके तेरे पचड़ दे उड़ा दूंगा। तेरे वाल्मीकि अगर तू कहता ना, तेरे से ज्यादा वाल्मीकि समाज मेरे साथ है। जब इन्होंने डीएससी ओएससी का मामला उठाया तो बहुत वाल्मीकि मंदिरों में मेरे नाम से लड्डू बांटे गए, क्योंकि आज तक ये नहीं पता फील्ड के लोगों ने ये चमार है, धानक है, वाल्मीकि है, या मुसलमान है, तेली है, धोबी है, नहीं पता लगने दिया मैंने। और मेरा ऐसा व्यवहार भी नहीं है, ऐसा घर में भी कल्चर नहीं है, लेकिन ये समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। डीएससी और ओएससी सुप्रीम कोर्ट के कारण हुआ, ये दोनों हाथ जोड़े करके अपने आप की प्रशंसा ले रहे कि हमने कर दिया, चलो कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, सारी पोस्टों को खाली रख रहे, नोट फाउंड स्टेबल। अगर आपने कर दिया था तो इतना बड़ा लाट साहब मैं इनका हितैषी हूं, तो नोट फाउंड स्टेबल 160 प्रोफेसर इंग्लिश के कितने लगाए, एक डीएससी का, 2 ओएससी के, बाकी डीएससी की तो कम से कम भर देता है, ओएससी की छोड़ देता। 1917 पोस्ट थी साइंस टीचर की, कितने लगाए, 39। और कम से कम भाई 1.5 लाख स्वीपर है हरियाणा में, जो केवल तेरी कास्ट के हैं, उनको तो रेगुलर कर दे। तू अगर उन भला चाहता है तो इसलिए ये बातें। दूसरा, तू समाज कल्याण मंत्री है, स्पेशल कंपोनेंट का बजट जो 20% है,
2.25 लाख करोड़ बजट है, हमारा कम से कम 40-42 करोड़, क्योंकि हमारे एफडी के लोग जो न राजकुमार जी जैसे बैठे, बजट को क्या करते हैं लोग, केवल 5% बजट भी खर्च नहीं होता, क्या करते हैं, सारा डाइवर्ट करते हैं। जब रिवाइज बजट में आता है तब क्या करते हैं, अभी चीफ सेक्रेटरी ने जब पार्लियामेंट की कमेटी आई वहां झूठ बोला, हमें बजट अगर 1 लाख मिला तो रिवाइज बजट में ये 10,000 रुपए कर देते हैं, 10,000 में से 90,000 रुपये लगा दिए, या 90 कितने 9,000 लगे, कितने 90,000 में से कितना, यानी 1 लाख में से 10 लाख का 1 लाख कर दिया, तो 90,000 खर्च करके कहते हैं हमने 90% खर्च कर दिया। समझे, बैठे हैं अंदर अंदर समझता हूं राजकुमार जी अंदर अंदर हंस रहे होंगे। यानी इस प्रकार की जलालत इन लोगों की है, कौन पकड़ेगा, पकड़ना होगा। दूसरा मेरा अनुरोध है पूरी संस्थाओं से, पूरे देश में, पूरे हरियाणा में कोई भी एक ऐसा ऑफिस नहीं है हमारा शेड्यूल कास्ट का, संस्थाएं जरूर है, बुरा मत मानना, बेटर एक्सपीरियंस है। आप कम से कम इस ऑफिस में, अब तो मैं एमपी बन चुका है, मेरे लायक कोई भी मदद